हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमारा वीडियो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुक गया था और कैमरा, लाइटिंग और अपने से सेट करना हर एक चीज़, इसके वजह से कुछ कुछ वीडियो में डिफ़ॉल्ट आ जा रहा है और सीक्वेंस जो है, क्रम है जो जारी नहीं रह पा रहा है। कल हम लोग डिस्कस किए थे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि मतलब भारतीय प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर माना जाता है। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो जो भी खंड आते हैं, जो जो खंड आते हैं, जिस तरह से पढ़ा जाता है, व्यवस्थित तरीके से एक क्रम बनाकर सुसज्जित करके तथ्य निकाल कर उसको उसका सामने लाना, वो हम लोग समझे। और उसके आगे में विस्तार, एक विस्तार का जो भाग था, वहाँ से हम लोगों का वीडियो छूट गया था। तो उसको आज हम छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आवाज़ हमारा और बढ़िया हो, फ्लैक्चुएशन में कमी हो और धीरे धीरे सब चीज़ें खुल कर आए सामने आपके, और आपके पास सही तरीके से और उचित ढंग में और उचित जो हमारा मानसिकता है, उसी मानसिकता के हिसाब से आप उस चीज़ को ग्रहण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा 2 मिनट का संक्षेप में ब्रीफ देंगे इसके बारे में, फिर से रिकॉल करेंगे। हम लोगों ने देखा था जैसे कि यहाँ हड़प भूमिका देखे थे, हड़प्पा सभ्यता से लेकर जो उसके विकास को लेकर और खोज को लेकर जो भी भूमिका रही है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से इसका विकास हुआ, इस सभ्यता का खोज से संबंधित जो भी तथ्य रही है उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद नामकरण से लेकर समझने की कोशिश की कि नाम क्यों दिया गया, कितने तरह के नाम दिए गए इस सभ्यता के। 4 तरह के नाम दिए गए थे, इसके बारे में समझें। काल निर्धारण के बारे में समझे, काल निर्धारण कितने चरणों में बांटा गया है विद्वानों के द्वारा और इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ता के द्वारा। चौथा देखे निर्माता को लेकर कि किस प्रजाति ने इस सभ्यता का निर्माण किया था भारत में। और पांचवा देखे थे उद्भव को लेकर, उद्भव कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। इसमें 2 मत, विदेशी मत और देसी मत, विद्वानों के द्वारा दिया जाता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये समझे थे। और छठा हम लोग था विस्तार। विस्तार पे आके हम लोग रुक गए थे, चूंकि हमारा टेक्निकल फॉल्ट और वीडियो ना रिकॉर्ड होने की वजह से हमने यहाँ रोक दिया था। तो छोटा वीडियो बनाकर इसको कंप्लीट करने की कोशिश होगी। एक चीज और इसके बारे में हम लोग समझा देते हैं आपको कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके जितने भी खंड हैं, ये नामकरण, काल निर्धारण, निर्माता, उद्भव और विस्तार को लेकर, विस्तार छोड़ दीजिए, ये 4 जो खंड है, इसके बारे में विभिन्न तरह के मत दिए गए हैं। आपको अभी तक बताया कि किसी ने कुछ मत दिया, किसी ने कुछ मत दिया। विभिन्न तरह की अवधारणा रही और इतिहास का वर्णन अलग अलग तरह से करने की कोशिश की गई विद्वानों के द्वारा। तो ये क्यों की गई, अलग अलग क्यों मत दिए गए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। इसका 2 कारण निकल कर सामने आते हैं कि मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्णन क्यों किया। क्योंकि एक तो सब इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी अभिलेख मिले हैं, उस पे जो लिखा गया, अभिलेख पे जो लिखा गया है लिपि के रूप में, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और ना ही समझा जा सका है। इसके वजह से ही एक तो सबसे बड़ी विभिन्नता आती है अलग अलग वर्णन करने के अवधारणा में। और दूसरा है कि इसका जो काल था, सबसे पहले तो माना जाता था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभिक बिंदु जो है वो वैदिक काल से आरंभ होता है। लेकिन जब ब्रिटिश काल में जब इसकी खोज होना शुरू हुआ, तो पता चला कि आगे में भी, मतलब इसके पहले भी भारतवर्ष में बहुत ही उन्नत अवस्था में एक सभ्यता जो है विकसित हुई थी और बहुत ही उन्नत अवस्था में जाकर इसकी समाप्ति हुई थी। तो वहां से बहुत सारे अत्यंत विकसित प्रकार के वहां से साक्ष्य पूरा स्थल प्राप्त किए गए बाद में। चूंकि तो उसका आदि और अंत का पता ही नहीं चल पाता है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था और इसका अंत कहाँ जाकर हुआ। अंत का तो पता है खैर, लेकिन शुरुआत का पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से इतना उन्नत किस्म में, वैदिक काल से पहले भी भारतवर्ष में इतना उन्नत किस्म में सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये 2 कंफ्यूजन के वजह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। ये आपको बहुत ही समझना पड़ेगा।
और उन विद्वानों से जुड़े हुए नाम और जो भी भूवैज्ञानिक और पुरातत्व बेता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, उनका नाम बार बार आपको इस चैप्टर से मिलेंगे जुड़कर और क्वेश्चन बनाकर, जो कि पीटी और मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, विस्तार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। विस्तार क्या है इसका, अभी एक रूपरेखा समझ लेते हैं, बाद में विस्तार देखेंगे पूर्ण रूप से कि स्थल कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो तथ्य और जो फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में बनाकर आपको और बहुत ही परेशान करते हैं, जो कि याद करने में, उस याद करने की प्रक्रिया को हमको आसान करना है और आप लोगों को एक व्यापक रूप में समझदारी जो है वो विकसित करनी है। विस्तार के रूप में आप देख लेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ताम्र पाषाणिक संस्कृति पृष्ठभूमि में पश्चिमोत्तर भाग भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 3 देश ही मान के चलिए। उस टाइम में आजादी के पहले जब फर्स्ट पहला खोज हुआ था तो उस टाइम तक तो भारत में ही था, पाकिस्तान तो उसको 3 नहीं बोला जाएगा। अफगानिस्तान में भी 2 क्षेत्र मिले हुए हैं, तो 3 ही देश में इसका विस्तार जो है फैला हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का अभी तक जितना भी पूरा स्थल मिला है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ही क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसका क्षेत्रफल जो अभी तक निर्धारित किया गया है, क्षेत्रफल, और ये बार बार पूछा भी जाता है कि क्षेत्रफल क्या रहा है हड़प्पा सभ्यता का। क्षेत्रफल इसका लगभग में 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर तक का इसका क्षेत्रफल बताया जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों के क्षेत्र में इसका जो क्षेत्रफल है त्रिकोणाकार माना जाता है कि त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एग्जैक्ट फिगर आप लोग याद रखिएगा, 12,99,600 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान हो गया पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान का हम फिगर बनाए हैं। जो भारत से सटा हुआ भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से सटा हुआ जो भी 3 प्रांत है पाकिस्तान के, उन्हीं को दर्शाने की कोशिश की गई है, बाकी मैंने नहीं लिखा है। 3 प्रांत भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से पाकिस्तान के लगते हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, और उसके ऊपर में अफगानिस्तान आते हैं पाकिस्तान के ऊपरी सीमा में। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि विस्तार किस तरह से रहा है। तो इसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार तय किया जाता है, और इसकी मतलब अंतिम सीमा जो तय की गई है वहां से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है आप लोगों से कि उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा क्या रहा है हड़प्पा संस्कृति से। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक बलूचिस्तान जो प्रांत है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले पश्चिम का जो अंतिम सीमा है विस्तार का, वो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत जो है वहां से सुतका गेंडोर जो मिला है स्थल, पूरा स्थल मिला है। सुतका गेंडोर जो जगह है वो दास नदी के किनारे है। ये फैक्ट्स के रूप में आपको याद रखने होंगे कि पश्चिमी अंतिम सीमा कौन सा है विस्तार का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर दास नदी के पास में है, वो है। और पूर्वी सीमा यहाँ से 16 किलोमीटर सीधे दूर मेरठ में, इंडिया के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे आलमगीरपुर, लेकिन ये हिंडन नदी के किनारे है और मेरठ में स्थित है। जो अभी भी यहाँ से भी पुरातात्विक स्थल मिला है। इससे पूरब के साइड में अभी तक स्थल प्राप्त नहीं किए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। फिर देख लेते हैं हम इसकी उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा जो है जम्मू में है, मांडा के पास। मांडा जगह है वो चिनाब नदी के किनारे है जम्मू में। चिनाब नदी के साथ में स्थल को भी याद रखना पड़ता है कि किस स्थान से किस नदी का और कौन सा जगह से और कौन किस सीमा पे है। ये 3 चीजें याद रखना होता है कि उत्तरी सीमा जो है मांडा है और चिनाब नदी के किनारे जम्मू में है, इतना याद रखना होता है एक सीमा से। और एक होता है कि दैमा एक दक्षिणी, यहाँ से फिर 1400 किलोमीटर दक्षिण में आ जाइएगा तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी सीमा दोनों भारत में ही स्थित है। एक तो उत्तरी मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू में, और यहाँ से 1400 किलोमीटर दक्षिण में एक दायमाबाद जगह है
जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पे है, महाराष्ट्र में है। आ, अभी हमको जिला का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन दैमाबाद जिला से नहीं पूछेगा आपको क्वेश्चन। दैमाबाद गोदावरी महाराष्ट्र के नजदीक में, महाराष्ट्र में दैमाबाद जो है वो दक्षिणी स्थल है। तो ठीक है, आप लोग पश्चिमी स्थल जान गए। बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे, यहाँ से 1600 किलोमीटर पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ के अंदर, और मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में मुख्यतः, और यहाँ से 1400 किलोमीटर दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें और एक चीज विस्तार को लेकर जान लेते हैं कि आजादी के समय तक 1947 तक, अभी तक हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, पूरा स्थल है, पहला स्थल तो 1921 में खोजा गया था, और 1947 तक, आजादी तक इसका 40 स्थल ही प्राप्त किए गए थे, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में ही लगभग प्राप्त किए गए हैं। पहले वीडियो में हम भी डिस्कस कर चुके हैं। 1947 के बाद, 1947 के बाद जो भी स्थल प्राप्त किए गए हैं वो मुख्यतः भारत से ही है, और 1400 स्थल प्राप्त किए गए हैं। 47 के बाद 1400 स्थल प्राप्त किए गए हैं। सब नहीं पढ़ना होता है, जो जो मुख्य मुख्य स्थल है, जहां जहां से मुख्य मुख्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है आप लोगों को। और जिसमें 925 तो भारत में ही है, और 475 पाकिस्तान में है, 475 पाकिस्तान में है, और 2 ही क्षेत्र जो है अफगानिस्तान में माना जाता है, वो भी पूर्व हड़प्पाई चरण से माना जाता है, जो कि मतलब शुरुआत इस सभ्यता का जब से शुरुआत हुआ था, उस समय से, उस समय के चरण में 2 क्षेत्र विकसित हुए थे। वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक सुतका गोई है और मुंडी काक, जो 2 जगह है, वो 2 ही क्षेत्र जो है अफगानिस्तान से। इस वजह से 3 देश जुड़ जाते हैं इस क्षेत्र से संबंधित और विस्तार से संबंधित। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये देख लेंगे कि कहां से कौन सा स्थल प्राप्त हुए और वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही, और आगे में हम लोग विशेषता देख लेंगे, जो भी जीवन शैली से संबंधित, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो भी विकास हुआ इस सभ्यता में, और वहां से जो क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, उस चीज का व्यापक रूप में विवरण होगा। और नेक्स्ट क्लास में इसको एक और क्लास और एक और क्लास, 3 क्लास में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या कांस्य युग, इन सभ्यता को 3 वीडियो में समाप्त करने की कोशिश होगी हमारी, और फिर एक भी क्वेश्चन ना छूटे ये प्रयास होगा हमारा। थैंक यू।